हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी सेकंड क्विज साइंस की। तो चलिए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट इज ए इज पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स। पश्मीना शॉल जो है वो बकरी के गोट्स के हेयर से बालों से बनता है। बी इज अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो कि खरगोश से हमें प्राप्त होता है। सी इज कैमल वूल इज़ यूज टू मेक कारपेट्स। ऊँट की जो ऊन है उन्हें हम कारपेट कालीन वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं। एंड डी इज़ पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट की जो पश्मीना ऊन है वो हमें खरगोश से प्राप्त होता है। तो जो ऑप्शंस है वो है फर्स्ट इज सी एंड डी, सेकंड इज ए एंड सी, थर्ड इज ए एंड बी एंड फोर्थ इज बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ए एंड सी। मतलब पश्मीना शॉल जो है वो हमें पता है वो वूल से बनता है, वो जो पश्मीना वूल से बनता है और वो हमें मिलता है गोट से। स्पेसिफिकली आपने सुना होगा चंगथंगी गोट के बारे में, जो कि हमारे हिमालयन रीजन में पाई जाती है। हिमालयन गोट है, उसी का जो अंडर फर होता है कश्मीरी गोट का, उसी से ये वूल मिलता है और फिर उसी से हम पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि रैबिट से तो मिलता नहीं है। उसके बाद अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो अंगोरा की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमारे एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक से ये क्वेश्चन है, तो उसमें प्रॉपरली मेंशन है कि जो अंगोरा है वो एक तरह का वूल है जो कि हमें गोट से मिलता है और इससे जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसे हम मोहेयर कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें रैबिट्स दिया है। और देन अगर हम बात करते हैं सी की, तो कैमल वूल से हमें पता है बहुत सारी चीज़ें बनाने में उसका यूज़ होता है। उसी में एक कारपेट भी है, तो कारपेट बनाने में हम जो ऊँट का ऊन है उन्हें भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कि आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। कि नीचे दिए गए कुछ लक्षण हैं उनके आधार पर हमें जंतु को, एनिमल को पहचानना है। ए इज लॉन्ग बैकबोन, एक लंबा मेरुदंड या रीढ़। बी इज मिनी मसल, बहुत सी मांसपेशियां। एंड सी इज बॉडी कर्व्स इनटू मिनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। आगे को ढकेलने के लिए, आगे को बढ़ने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, मुड़ जाता है। तो द ऑप्शंस आर फर्स्ट इज हुकवर्म द अंकुशकृमि, सेकंड इज स्नेक सर्प, थर्ड इज अर्थवर्म केचुआ एंड फोर्थ इज स्नेल घोंघा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज स्नेक या सांप। क्योंकि आपको पता होगा कि इवन आपने देखा होगा कि जो सांप कैसे मूव करता है, वो बेसिकली अपनी बॉडी को लूप्स में मूव करता है, कर्व करता है अपनी बॉडी को और फिर वो मतलब वलय बना के या वलय लूप्स में वो मूव करता है। और इसीलिए वो कर पाता है ऐसा क्योंकि उसमें जो बहुत सारी मांसपेशियाँ होती हैं और साथ ही साथ उसकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ है, मेरुदंड है, वो बहुत ही लंबा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है स्नेक। और अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है। अर्थवर्म लूप्स में मूव नहीं करता है। हाँ, उसके बॉडी में रिंग्स होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, बट मूवमेंट के लिए वो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स, मतलब वो बेसिकली पहले फ्रंट फिर बैक ऐसे करके मूव करता है आधे आधे पार्ट में। और पहले अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा और इस वे में मूव करता है। हुकवर्म तो हमारे इंटेस्टाइनल एक मतलब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज स्नेक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट इज आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, कि जो हमारी धमनियाँ हैं उनकी भित्तियाँ प्रायस्थ होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। सेकेंड इज ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रिच मतलब उसमें ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को कैरी करती है, ले जाती हैं। थर्ड इज ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, ये सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से, हमारे हार्ट से अन्य भागों में ले जाती है शरीर के। एंड फोर्थ इज आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, जो हमारी धमनियाँ हैं उनकी जो भित्तियाँ, उनकी जो वॉल है वो बहुत मोटी होती है। तो यहाँ पे आंसर में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि सभी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड तो कैरी करती हैं, बट एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि बेसिकली वो क्या करती है, वो लंग के पास भेजती है, उसके बाद वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होती है ऑक्सीजनेटेड, उसके बाद होती है ब्लड और वहाँ से फिर पूरे बॉडी मूव करता है। तो सारी आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब ये वाली जो लाइन दी हुई है कि सभी आर्टरीज कैरी करती है वो गलत है। तो अब अगर हम आर्टरीज की बात करें तो हमें पता है कि आर्टरीज जो हमारे हार्ट से जो भी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं उसके, तो इसी वजह से उनकी जो वॉल्स है ना वो इलास्टिक और थिक होती हैं बेसिकली, क्योंकि हमें पता है हार्ट से जब कोई चीज़ जा रही है तो उसमें सबसे पहले उन्हीं आर्टरीज में हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर भी हायर होता है वहाँ पे, तो उस प्रेशर को झेल सकें या उसे बेसिकली उससे रप्चर ना हो, तो इस वजह से जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती हैं। तो यस, देखते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑडियो। इनमें से हमें करेक्ट मतलब मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट जो भी दिया है उसे हमें मैच करना है। सो द ऑप्शंस या जो पॉइंट्स दिए वो हैं ए इज़ एसिटिक एसिड, बी इज़ लैक्टिक एसिड, सी इज़ ऑक्जेलिक एसिड एंड डी इज़ स्कॉर्बिक एसिड। और उसके इनके सोर्स दिए हैं या कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। सो फर्स्ट इज कर्ड, सेकंड इज स्पिनच, थर्ड इज सिट्रस फ्रूट्स या फोर्थ इज विनेगर। तो अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमें पता है एसिटिक एसिड विनेगर में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, मतलब विनेगर में बेसिकली एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड इन ऑप्शंस में से कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसके अलावा टमाटो है, तो इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स में होता है, तो यहाँ पे स्पिनच में होगा, स्पिनच में होगा, पालक में। एंड डी ऑप्शन जो स्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, तो वो हमारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है, तो डी का होगा 3। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? कि X एक ऐसा रसायन है जो हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में उपस्थित है और तथा भोजन के पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम एक्स को अधिक मात्रा में या अधिक में स्रावित हो जाता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। अब वाई की बात करें तो वाई एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग हम ऐसी परिस्थिति, मतलब जो इंडाइजेशन वगैरह, तो उसके उपचार के लिए करते हैं। तो एक्स और वाई क्या है, तो पहले ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट इज एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और वाई है एस्कॉर्बिक एसिड। सेकंड है एक्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और वाई है सोडियम कार्बोनेट। थर्ड है कि एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड फोर्थ इज एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर आपने डाइजेशन पढ़ा है साइंस में तो आपको पता होगा कि हमारे स्टमक में HCl की प्रेजेंस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो और अगर HCl का सेक्रेशन एक्सेस में हो जाता है तो इनडाइजेशन वगैरह होता है, एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें। और उसे ट्रीट कैसे हो, क्योंकि एसिड है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी बेसिक चीज़ से ट्रीटमेंट करें या खाएं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनडाइजेशन वगैरह के लिए, या फिर जब HCl की बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में उसका सेक्रेशन हो जाता है, जब वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो जाता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। वो एक एंटासिड की तरह और बेसिकली लैक्सेटिव्स और एंटासिड की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ कि जो एक्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो वाई है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट। इन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया या जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनने में। थर्ड इज बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में या ब्रेड पकने में। एंड फोर्थ इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, गन्ने के रस का फर्मेंटेशन या किण्वन में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रेड बेकिंग में हम ईस्ट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ईस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ बैक्टीरिया यूज़ नहीं होता है। और जो बाकी ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में येस हमारे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है जैसे एजिटोबैक्टर है एक्सेट्रा, तो वो सब हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कर्ड के फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस है, उसके बिना फॉर्मेशन नहीं होता। एंड इसी तरीके से शुगर केन के भी फर्मेंटेशन में कई बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं। तो हमारा आंसर होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड, क्योंकि उसमें ईस्ट का यूज़ होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन, संरक्षण, सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, थर्ड इज डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, एंड फोर्थ इज इरोजन, दैट इज अपरदन। तो अब अगर हम इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंजर्वेशन। बेसिकली इसी कंजर्वेशन में ही तो कुछ पॉजिटिव की, नेचर के लिए कुछ प्रोटेक्शन की बात हो रही है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों के काटने की बात होती है, बेसिकली रिमूवल ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होना, जिसमें बेसिकली फर्टाइल लैंड जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होता जाता है विद टाइम, बहुत सारे डिफरेंट ह्यूमन, नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक मतलब इफ़ेक्ट्स की वजह से, हमारे इम्पैक्ट की वजह से वो अपनी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो लॉस कर देता है और अल्टीमेटली प्रॉपर डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक एरिड एरिया बन जाता है। और इरोजन क्या है, इरोजन आपको पता होगा कि अर्थ सरफेस है जो हमारी सॉइल है या तो उसका बेसिकली वो वॉर्न डाउन हो जाती है, उससे वो हट जाती है किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, तो जो ऊपर हमारी टॉप फर्टाइल लेयर है या टॉप जो सॉइल है वो रिमूव होती है। तो इन तीनों ही ऑप्शंस में, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन और इरोजन में, नेचर के अगेंस्ट या नेचर के लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। बट अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम नेचर के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जिसमें कि हम कंजर्व करना चाहते हैं चीज़ों को ताकि वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फिर से एक क्वेश्चन है नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, दैट इज जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। सेकंड इज डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। थर्ड इज फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। एंड फोर्थ इज रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। क्योंकि बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंपाउंड के या किसी भी चीज़ के, तो वो बेसिकली सॉलिडिफिकेशन होता है उनका, और बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड या कम्प्लेक्स उनका फॉर्म होता जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें बेसिकली फिजिकल चेंज होता है, हम कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट होगा इसका आंसर। और बाकी ऑप्शन में हमें पता है डाइजेशन तो एक केमिकल चेंज ही है, इसमें कितने हमारे लार्ज मॉलिक्यूल जिस पे अलग अलग इम्पैक्ट की वजह से वो वाटर सोल्यूबल चेंज होते हैं, फिर एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में तो ऑब्वियसली लाइट एनर्जी ही पूरी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और इसी तरह रेस्पिरेशन में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है, तो उसमें भी केमिकल चेंज है। बट फर्स्ट में केमिकल चेंज नहीं है, तो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द साइज नहीं सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। कि कण कुछ दिए हैं तो उनकी साइज, उनके आकार के अनुसार इनमें से कौन सा आरोही क्रम में निरूपित है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी साइज होगी और फिर ग्रेजुअली लार्ज साइज। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज रॉक, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, second is rock, clay, sand, gravel and silt, third is clay, silt, sand, gravel and rock, and fourth is silt, clay, sand, gravel and rock। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज कि सबसे छोटा क्या होता है साइज में, क्ले होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, वो सबसे उसके पार्टिकल्स उसके सबसे छोटे साइज़ के होते हैं। उसके बाद उससे बड़े कौन से होते हैं, सिल्ट जो हमारी है वो होता है। उससे बड़े जो हमारे बालू या रेत के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, वो होते हैं। उससे बड़ी साइज़ होती है पार्टिकल्स की ग्रेवल्स की, और सबसे बड़ी इन ऑप्शंस में होता है रॉक का साइज़, एक चट्टान का साइज़। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे छोटा क्ले, देन सिल्ट, देन सैंड, देन ग्रेवल एंड सबसे बड़ा रॉक। आगे क्वेश्चंस में डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा, सबसे छोटा होता है क्ले और सबसे बड़ा होता है रॉक। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। ये मछली या मत्स्य की बात करें तो उनमें जो गिल होता है, क्लोम होता है, उसका कार्य क्या होता है। फर्स्ट इज एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर, जल में जो भी अपशिष्ट हैं तो उनको उत्सर्जित करना। सेकेंड इज टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। थर्ड इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, कि जल में जो भी उपस्थित हैं पोषक तत्व, पोषक, उन्हें अवशोषित करना। एंड फोर्थ इज एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, कि जो भी जल में उपस्थित है घुलनशील ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसे अवशोषित करना, उसे एब्जॉर्ब करना। तो यस, गिल्स का फंक्शन वैसा ही होता है जैसा हमारे लंग्स का फंक्शन होता है। क्या बेसिकली ऑक्सीजन को
लेना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, तो वो एयर से ऑक्सीजन नहीं लेगी फिश, तो वो लेती हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है। उसके लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स से का जो पर्पस है, फंक्शन है, वो है टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। So that is it. Thank you so much.